नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। थैले में अनाज भरने की कोशिश या फिर अपने वोट बैंक में वोट भरने की कोशिश। आज हर किसी की जुबान पर चर्चा इसी की है कि बीजेपी क्या इस योजना के जरिए अपने मिशन यूपी को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना का शुभारंभ किया तो यूपी को लेकर जितनी भी बातें कहीं उसको आप जब सुनेंगे समझेंगे तो ये चीजें साफ हो जाएंगी। वो किस तरह से यहां पर एक बार फिर से योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ये राज्य सामर्थ्यवान हो गया है। और साथ साथ कई और बातें कही कि कैसे प्रदेश में विकास की बयार बही योगी सरकार के समय। जरा सुनिए। बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। यूपी के 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। साथियों, केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार सामान्य जन की सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को डराने धमकाने और अवैध कब्जा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बदलाव की शुरुआत हुई है। डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बनी योजनाएं जमीन पर तेजी से लागू हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूपी को जो 70 सालों में नहीं मिला, अब उसे पाने की बारी है। और साथ साथ ये कहते हैं ये जो दशक है ये यूपी की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देगा। किस तरह से आगे चुनावों को साधने की कोशिश की गई इस बयान के जरिए, जरा उसे भी देखिए। बीते दशकों में उत्तर प्रदेश जो हासिल नहीं कर पाया, अब उसे हासिल करने की बारी आई है। ये दशक एक तरह से उत्तर प्रदेश के पिछले 7 दशकों में जो कमी रह गई उसकी भरपाई करने का दशक है। ये काम यूपी के सामान्य युवाओं, हमारी बेटियां, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों की पर्याप्त भागीदारी और उनको बेहतर अवसर दिए बगैर नहीं हो सकता। तो जब प्रधानमंत्री यहां पर बोल रहे थे तो जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई अपने बयानों के जरिए। वो कैसे, जरा इसे समझिए कि उनके संबोधन में प्राथमिकता पर थे दलित, ओबीसी और महिलाएं। तो उन्होंने यहां पर मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का भी जिक्र किया। वो बयान भी। एक और अहम फैसला है मेडिकल शिक्षा से जुड़ा। मेडिकल शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे से ओबीसी को, पिछड़ों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था। इस स्थिति को बदलते हुए हाल में हमारी सरकार ने इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। यही नहीं, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए भी जो 10% आरक्षण है उसको भी इसी सेशन से लागू किया गया है।
और आपको पता है कि किस तरह से ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसके लिए कोशिशें भी कैसी हो रही हैं, छोटे छोटे दलों को भी साधने की कोशिश कैसे हो रही है। अभी हाल फिलहाल में स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात राजभर से होती है जब अमित शाह यहां से लौट कर जाते हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए कि एक बार फिर से इस वोट बैंक को अपने पास ही थाम कर रखना चाहती है बीजेपी। और जब जब यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता बोलते हैं तो उसके बारे में जरूर जिक्र होता है। तो प्रधानमंत्री जब बोले तो उस पर भी आज चर्चा हो रही है। तो वहीं विरोधियों पर हमलावर भी हुए प्रधानमंत्री मोदी। भाई भतीजावाद, करप्शन की भी बात कहते हैं कि किस तरह से जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने यूपी को लूटने की कोशिश की। जरा वो भी देखिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम जहां पर वो बीजेपी पर हमलावर होते हैं, तो प्रधानमंत्री हमलावर होते हैं इन पार्टियों पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। तो भाई ये तो रही चुनावी बातें कि कैसे यहाँ पर संबोधन में आप जो आने वाला चुनाव है उसको देख सकते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं है तो हर एक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है इस योजना के जरिए। तो ये योजना जो ये कहती है कि अंत्योदय पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो सबसे गरीब है, उसको भी उसका हक हकूक दिलवाएगी सरकार, और बीजेपी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, फिर चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। तो आपके लिए समझना ये भी जरूरी है, अगर आप नहीं जानते, वैसे तो ज्यादातर हमारे जो व्यूअर्स है बहुत होशियार है, वो जानते होंगे इस योजना के बारे में, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसके लिए हम बता देते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, इसके तहत कैसे बीजेपी लोगों को लाभान्वित करने की बात कह रही है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। अन्य महोत्सव पर लोगों को थैले में भरकर अनाज दिया गया, और सबसे खास बात इसको ऐसे समझिए कि जो थैला दिया गया उसमें प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा थी, और विरोधियों ने इसको भी आड़े हाथों लिया कि भैया ये तो आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं। लेकिन जो हम योजना की बात कर रहे थे उसको और विस्तार से समझिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि इसमें 5 किलो राशन लोगों को दिया जाता है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के दौरान ये शुरू की गई थी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाती है। तो इसका गुणगान अब एक बार फिर से बीजेपी सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। अब ये अन्न तो भंडार लोगों का भर पाएगा कि नहीं, 5 किलो राशन पर्याप्त है कि नहीं, क्योंकि इस पे भी सवाल उठते रहते हैं कि क्या भैया एक व्यक्ति के लिए इतना पर्याप्त है राशन। अब सवाल ये भी है कि क्या ये जो तमाम चीजें की जा रही हैं ये भी पर्याप्त है कोशिशें बीजेपी की, क्या वाकई में ये जो अनाज जितना दे रहे हैं उस हिसाब से क्या इनको वोट मिल जाएगा, और ये जो बातें कह रहे हैं उस पर एतबार कर लिया जाएगा। खैर ये तो भविष्य की बात है, नजर हमारी रहेगी और तमाम रिएक्शंस जो आते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, और कोशिश करेंगे समझने की एक एक बयान को, क्योंकि ये जो बयान है बहुत दूर तलक जाते हैं और जवाब तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। वही सवाल, यूपी किसका? देखते रहिए यूपी तक।